देखने वाले हैं न्यूज़पेपर, तो ये आपका 7 जुलाई का न्यूज़पेपर होगा और ये आपका न्यूज़पेपर जो है वो दैनिक जागरण का होगा। ये नेशनल वाली है दिल्ली की, ठीक है। तो ये जागरण हो गई आपकी दैनिक जागरण। उसके अलावा ये दिल्ली एडिशन है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, दैट इज़ हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 3.5 करोड़ मनरेगा मजदूरों को NPBS से नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। न्यूज़ तो आता है लेकिन इनसाइड द स्टोरी हमको पता होना भी चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों को पता चल रहा है इसके अंतर्गत अगर देखते हैं तो बोला जा रहा है क्या कि बात किया जा रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको शॉर्ट में मनरेगा को के रूप में जाना जाता है, को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों में तकनीकी आपको बाधा दूर होने का नाम नहीं ले रही है। यानी कोई ना कोई आपका टेक्निकल इशू मनरेगा से रिलेटेड आपको देखने ही को मिल रहा है। तो क्या यह न्यूज़ देखते हैं। यही वजह है कि आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम NPBS यानी आधार, ठीक है, पेमेंट सिस्टम जो है, ब्रिज सिस्टम जो है, जिसको NPBS के प्रति जो है राज्यों का रुख उदासीन है, ठीक है। इसके क्या कारण है तो देख सकते हैं, जिसके चलते 5 वर्ष बीतने के बाद भी 7% मनरेगा मजदूरी को इस प्रणाली से नहीं जोड़ा गया। यानी 100% जितने भी मनरेगा वर्कर जो हैं उनको इससे NPBS से नहीं जोड़ा गया है। क्या कारण है आगे देखते हैं। जैसा कि आगे बोला जा रहा है कि अभी भी 3.5 करोड़ से अधिक मजदूर इस व्यवस्था से बाहर है। यानी कितना, तो 3.5 करोड़ से अधिक मजदूर क्या है, तो ये मतलब व्यवस्था में शामिल ही नहीं है, ठीक है। लिहाजा क्या बोला जा रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय को फिर से समय सीमा अगस्त तक बढ़ानी पड़ी है। यानी अगस्त तक कर दिया कि इसमें आप शामिल कीजिए जो मनरेगा वर्कर हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला जा रहा है, तो मनरेगा में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले उठते रहे हैं, हमेशा न्यूज़ में आते हैं। इसे देखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2017 में इस योजना को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए NPBS की शुरुआत की थी। तो कब, तो 2017 में। और किसके द्वारा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है NPBS की शुरुआत। तर्क था कि सभी मजदूरों के खाते आधार कार्ड से लिंक होंगे। यानी जितने भी मजदूर होंगे उनके आधार कार्ड से उनके खाते लिंक होंगे। 7% मजदूरी को इस प्रणाली से जोड़कर जो है जोड़कर भुगतान करने से अनियमितताओं को रोका जा सकेगा। पहले तो मनरेगा मजदूरी से संबंधित संगठनों एवं कुछ राज्यों ने इस तर्क के साथ इससे असहमति जताई कि जिन मजदूरों का आधार कार्ड नहीं है उन्हें भुगतान कैसे होगा। यानी कहने का मतलब कि जिनका आधार ही नहीं बना है वो कैसे करेंगे। इस पर सरकार ने NPBS और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी NACH यानी NPBS और आपका NACH दोनों की जारी रखा गया कि मतलब इस तरह से दोनों का सिस्टम आपका जारी रखा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि समय भी बढ़ाया गया ताकि सभी क्या किया जाए, आधार कार्ड बन जाए। यानी कहने का मतलब कि सभी का आधार कार्ड बन जाए, ऐसा भारत का इनिशिएटिव था। उसके बाद जो है मनरेगा को ऐड कर दिया जाएगा वर्कर के आधार कार्ड से, ठीक है। भुगतान व्यवस्था की पूरी तरह से इस नई प्रणाली से जोड़ दिया जाए। कई बार जो तिथि बढ़ाने के लिए 30 जून 2023 अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, ठीक है। यानी 30 जून तक ये आपका अंतिम निर्धारित की गई थी। लेकिन क्या बाद में क्या होता है कि मंत्रालय को एक बार फिर से समय सीमा बढ़ानी पड़ी कि मतलब फिर से बढ़ाइए, क्योंकि बहुत सारे जो है वो अभी भी बचे हुए हैं जो आपके मनरेगा से रिलेटेड जो भी आपके हैं, ठीक है। सूत्रों ने बताया कि ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो आपका
14,31 92,523 सक्रिय मनरेगा खाते हैं, यानी इतनी जो है आपकी जो है वो सक्रिय खाते हैं मनरेगा मजदूरों के। और जिनमें क्या है एनपीबीएस से कितना है तो 10 81 61 989 जो है वो आपका तो मजदूरी ही जुड़े हुए हैं, मजदूर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बोला जा रहा है कि इस तरह से 3.5 करोड़ जो है से अधिक मजदूर अभी भी बचे हुए, यानी कहने का मतलब कि 3.5 करोड़ जो है मजदूर अभी भी बचे हुए हैं। यह यहाँ एक उल्लेखनीय है कि सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्य ही नहीं, ठीक है, इस व्यवस्था के प्रति उदासीन नहीं है, बल्कि पूर्वोत्तर सहित भाजपा शासित राज्य का रुख भी ठंडा ही है। यानी जहाँ पे भाजपा की सरकार है वो भी है, उसके अलावा जहाँ कांग्रेस नहीं है वहाँ तो देखने को मिल ही रहा है। मसलन आपका यूपी में जो आपके इतने मामले देखने गए हैं सक्रिय मजदूरों में से आपको 95,50,084, उत्तराखंड में जो है 11,82,141, मतलब में से इतने हैं मजदूर जो आपको उत्तराखंड में। आपको उसके अलावा देखा जाए तो आपका मध्य प्रदेश में जो है वो आप मतलब टोटल नंबर ऑफ जो है वो आपका देख सकते हैं यहाँ पे, और उसी तरह से गुजरात में भी आपको मजदूरों की एनबीपीएस से जुड़ सके हैं, ठीक है, यानी टोटल ज़्यादा है नंबर लेकिन जुड़ कम पाए हैं, यही बताने का कोशिश किया जा रहा है राइटर के द्वारा। अब नई समय सीमा तक दोनों माध्यमों से भुगतान किया जाएगा, यानी कहने का मतलब कि अब नई समय सीमा तक जो है दोनों माध्यमों से ये भुगतान किया जाएगा, ठीक है ना, यानी अब जो है ये आपको दोनों में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका मनरेगा से रिलेटेड जितना भी पॉइंट था मैंने आपको कवर करा दिया है, ठीक है। तो जो भी आपका मतलब इम्पॉर्टेंट होता है कि मज़दूरों से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हैं तो आप इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपस्थिति के ऐप में भी तकनीकी दिक्कत है, यानी जो प्रेजेंट जो मनरेगा वर्कर जाते हैं तो प्रेजेंट लिया जाता है तो ऑनलाइन लिया जाता है, उसमें भी आपका सिस्टम में प्रॉब्लम होता है। क्या है तो देखिए राज्य एवं और विभिन्न संगठनों द्वारा यह मुद्दा उठाया जाता रहा है कि मनरेगा मजदूरों की उपस्थिति के लिए सरकार ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NACH ऐप की जो व्यवस्था अनिवार्य की है उससे काफ़ी परेशानी हो रही है। तर्क है कि इस ऐप में कार्य दिवस का डाटा सुरक्षित नहीं रहता है, यानी जितना भी आपका डाटा आपने काम किया तो वो भी सुरक्षित नहीं रखा जाता है, ठीक है। कई स्थानों पर जहां इंटरनेट जो नेटवर्क सही नहीं मिलता है वहां ऐप से उपस्थिति में क्या होता है कि समस्या आती है। इस तरह जो है डाटा न मिल पाने के कारण मजदूरों को क्या होता है भुगतान भी फंस जाता है, काम तो कर लेते हैं लेकिन उनको पेमेंट नहीं मिल पाता है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने इन समस्याओं और सुझावों का संज्ञान लेते हुए कुछ परीक्षण शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि तकनीकी खामियों को दूर करने सहित इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए जाए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, तो हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि होप मतलब गुड अच्छा रहे हमारा, जो भी मनरेगा मजदूरों की जो भी समस्याएं हैं तो उनको भी ये इससे निजात मिले और वो जल्दी से आपका सिस्टम से जुड़ पाए, ठीक है। चलिए ये जो है एडिटोरियल में है आपका संपादकीय में दिया गया है, तो देख लेते हैं एडिटोरियल में क्या है। तो भारत को सशक्त बनाती अमेरिकी साझेदारी को देखें किस तरह से जो है वो अमेरिका और भारत की जो साझेदारी है वो इम्पोर्टेंट हो रहा है आपका इंडिया और आपके अमेरिका दोनों के लिए, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इस पर बहुत सारा बनाया है तो आप उन सब वीडियो को भी देख लीजिएगा। और ये जो लिखा गया है तो ये कैप्टन R विक्रम सिंह जी के द्वारा लिखा गया है और ये काफ़ी अच्छा लिखते हैं। चलिए इनको देखते हैं क्या इन्होंने इनसाइड द स्टोरी आपका एडिटोरियल में बताने का इम्पोर्टेंट को हाईलाइट किया है पॉइंट को, ठीक है। तेज़ी से बदल रही दुनिया में जो है अमेरिका के साथ भारत की संबंध बहुत प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, ठीक है। यानी जिस तरह से भारत और अमेरिका का संबंध बढ़ रहा है वो बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक है, ठीक है, पहले ऐसा नहीं देखा गया। अफसोस इसी बात का है कि द्विपक्षीय संबंधों में आज जो गर्मजोशी आ रही है वो बहुत पहले से ही आ जाती, ठीक है, जो तो शायद भारत के विकास की गाथा ही अलग होती। जिस तरह से आज अमेरिका और इंडिया का जो आपका बॉन्ड देखा जा रहा है पहले आ गई होती तो भारत की डेवलपमेंट कुछ और ही होती। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्वतंत्रता के बाद में क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भारतीय विदेश नीति के एकमात्र निर्धारक एवं नियंता थे, ठीक है, यानी वही आपका कोई भी निर्णय लेते थे।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज़ादी के पहले से ही उनका वैचारिक झुकाव सोवियत रूस की ओर था, यानी उनका जो है मतलब वो चाहते थे, फॉलोवर थे वो एकदम सोवियत यानी रशिया के चीज़ों को फॉलो करते थे। ठीक है, उनकी बातों पे बहुत ही उनका रुझान था। हमारे जो पूर्व पीएम थे उनका। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या है कि योजनाबद्ध विकास के लिए रूसी मॉडल का पंचवर्षीय योजना प्रारूप उपयोगी तो था, लेकिन सीमित पूंजी और सीमित विदेशी सहायता के चलते इसका लाभ आर्थिक कम वैचारिक अधिक था। ठीक है, यानी आर्थिक कम लाभ हुआ लेकिन विचार से ज़्यादा था। ठीक है, साम्यवादी या समाजवादी विचारों के अतिशय प्रभाव का परिणाम यह हुआ कि हमने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को प्रश्रय दिया और यूनियनबाजी और घाटे के शिकार होकर के बोझ बनाते रह गए, क्योंकि हमने किस आपको व्यवस्था को अपनाया था, तो साम्यवादी और समाजवादी व्यवस्था को अपनाया था। इससे क्या होता है कि गुटबाजी भी होती है और आपका यूनियनबाजी भी आपको देखने के लिए मिलती है। जबकि क्या हुआ, और घाटे के शिकार होते रहे सार्वजनिक जो भी आपकी कंपनियां थी। जबकि विश्व युद्ध के बाद क्या होता है कि जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसे बर्बाद हुए देश अमेरिका और यूरोप के पूंजीगत जो सहयोग से अपना पुनर्निर्माण में लग गए थे। ठीक है, यानी मतलब इन देशों को भी आपको बेनिफिट अमेरिका के द्वारा हुआ। आर्थिक प्रगति के कारण क्या होता है कि आर्थिक प्रगति के लिए जो है अब हमें भी अमेरिकी वित्तीय और तकनीकी सहयोग की आवश्यकता थी, लेकिन हम वैचारिक विभ्रम के शिकार बने रहे, यानी इंडिया के संदर्भ में ये बात किया जा रहा है। ठीक है, उस समय अपनाए गए विकास मॉडल के अनुसार जो सोवियत रूस और जापान ने हमें बड़े कारखाने बनाने में तकनीकी एवं सीमित पूंजीगत सहयोग तो दिया, लेकिन हमने पूंजी के बड़े स्रोत जो हमारे अपने उद्यम भी हो सकते थे, उन्हें आर्थिक गतिविधियों में क्या किया कि उपेक्षित और एवं भागीदार नहीं दी। यानी अगर मतलब आर्थिक जो हमारे अपने जो उद्यम थे, तो उसको क्या किया कि उतने गतिविधियों को हमने क्या किया कि हमने उतना भागीदारी नहीं दी, ना उन्हें अपने स्तर पर निवेश के लिए प्रोत्साहित किया, ना ही हमने इतना इन्वेस्ट किया उससे कि वो डेवलप हो सके अपने जो भारत के उद्योग थे। उल्टे उन पर कोटा परमिट राज थोप दिया गया। ठीक है, ये परमिट था जो हमने थोप दिया। नतीजा क्या होता है कि भारत की सुस्त आर्थिक वृद्धि के रूप में निकलता रहा। ठीक है, यानी भारत की सुस्त आर्थिक वृद्धि के रूप में निकलता रहा, और असल में चीन से मित्रता की नेहरू की रोमांटिक ललक बहुत आश्चर्यजनक थी। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। उसके अलावा देखिए क्या है कि वह एशिया फॉर एशियंस के अनावश्यक से नारे के चलते चीन से मिलकर एक नए कूटनीति की परिकल्पना कर रहे थे। कौन? तो आप हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनका ये ऐसा थॉट था, जो राइटर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका अमेरिका धैर्य से नेहरू की इन वैश्विक कला बाजारियों को देख रहा था, यानी पेशेंस होकर के ये देखा जा रहा था उनके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। तुलनात्मक आर्थिक पड़ताल करें तो पाएंगे कि 1962 में जब चीनी आक्रमण हुआ, तब चीन की जीडीपी 47 अरब डॉलर थी, जापान की 60, और आपकी भारत की कितनी थी? तो 44 अरब डॉलर थी। यानी तीनों देशों में कोई विशेष अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, फिर 1970 के बाद क्या होता है कि भारत का पीछे छूटना साफ दिखने लगा, कि बिल्कुल पीछे होने लगा इंडिया। उसके बाद बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि इस दौर में चीन की जीडीपी 92 अरब डॉलर हो गई, जापान की कितना 212 अरब डॉलर हो गई, और आपका जो जर्मनी की है 215 अरब डॉलर हो गई। यानी काफ़ी स्पीड से इन कंट्रियों का जो है वो आपका बढ़ने लगा जीडीपी। ठीक है, इनकी तुलना में भारत की जीडीपी की बात की जाए तो 60 अरब डॉलर के स्तर पे अटकी थी। ठीक है, यानी 60 अरब डॉलर के स्तर पे अटकी थी। यदि 1 ट्रिलियन यानी लाख करोड़ डॉलर अर्थव्यवस्था की बात करें तो जापान 1978 में, जर्मनी 1986 में, और चीन जो है 1998 में, और भारत जो 2007 में इस मुकाम तक पहुंच गया। यानी काफ़ी साल लगा भारत को इन कंट्री से मतलब आपके आने में, ठीक है, जीडीपी को लाने में। ठीक है, बहुत साल हो गए तब भी।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि जबकि 1980 से लेकर के 90 तक भारत और चीन की जीडीपी लगभग क्या थी, आपकी समान ही थी, ठीक है, कोई अंतर नहीं था। लेकिन चीन आगे बढ़ गया और हम क्या हुए, पीछे हो गए। फिर चीन ने साम्यवादी फरेब से मुक्ति पाकर के अमेरिकी और यूरोपीय सहयोग से पूंजीवाद को अपनाया और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 2014 में जब हम $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का जश्न मना रहे थे, तब क्या तक कि चाइना का कितना हो चुका था, तो $10 ट्रिलियन हो चुका था। सोचिए हमसे कितना, 8 ज़्यादा मतलब सोच ही नहीं सकते। तो आपका देखिए क्या है कि इस सफलता जो है, यह सफलता जो देखी गई है, उसे अमेरिकी यूरोपीय पूंजी के निवेश और वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बन जाने के कारण हुआ है, ठीक है। यानी जिस तरह से अमेरिका का जो और यूरोपियों का जो निवेश आपको चाइना में देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से चाइना का डेवलपमेंट हो पाया है। इसका सबक यही है कि साम्यवादी समाजवादी विचारों ने भारत को जो आर्थिक सामाजिक क्षति पहुंचाई है, वह हमारा बड़े से बड़े शत्रु भी ना कर पाता, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि इस व्यवस्था को अपनाने से इंडिया को नुकसान ही हुआ है, ठीक है, कि इतना हम लोग पीछे हो गए, हमारा जीडीपी जो इतना लेट से ग्रोथ कर पाया, ठीक है। इस दौरान क्या होता है कि भारतीय क्षेत्रीयता, भ्रष्टाचार और परिवारवाद से बीमार होकर पस्त नहीं पड़ रहा था, ठीक है। यानी ये बहुत सारे और भी रीज़न थे, सिर्फ साम्यवादी ही रीज़न नहीं था भारत के डेवलपमेंट को रिड्यूस करने में। यहाँ पे राइटर का कहना है कि भारत में नरेंद्र मोदी का आगमन होता है और चीज़ें बदलने लगी, ठीक है। 2014 से जो चीज़ें आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से जो है आपका बदलाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि उन्होंने अमेरिका के साथ रिश्ते को नया आयाम दिया, ठीक है। जो अमेरिका पे ये मोदी को वीज़ा नहीं दिया था, सोचिए आज वहाँ पे उनको अवार्ड देता है, तो कितनी बड़ी बात है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बीते दिनों पीएम मोदी इनकी ऐतिहासिक रूप से सफल अमेरिका यात्रा जो है वो राष्ट्रपति केनेडी काल में हुई नेहरू की उच्च स्तरीय किंतु असफल अमेरिकी यात्रा की भरपाई करने जैसी है। यानी जो नेहरू जी किए थे आपके केनेडी के काल में राष्ट्रपति अमेरिका के जो थे, तो वो असफल रही थी। लेकिन अगर पीएम मोदी की देखी जाए तो मतलब काफ़ी ग्रोथ इंडिया को हो रहा है अमेरिका से अभी प्रेजेंट, मतलब ये बताना चाहते हैं राइटर, ठीक है। तो अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बोला जा रहा है किंतु असफल अमेरिकी यात्रा की भरपाई जो है वो देखी जा रही है। इस यात्रा के दौरान जो है यात्रा के दौरान निवेश के लिए वह विश्वास कायम किया गया जिसकी एक दौर में भारी कमी महसूस की गई थी, ठीक है, हुई है। मतलब अभी जो विश्वास देखा जा रहा है, पहले ये विश्वास नहीं देखा जा रहा था, कहने का मतलब यही है। अन्यथा भारत तो अमेरिकी औद्योगिक पूंजी निवेश का चीन से भी बेहतर विकल्प बन सकता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया को किसी का स्वार्थ नहीं होता। इंडिया सबका विकास लेकर के चलता है, वो पड़ोसी देशों को भी रिस्पेक्ट देता है और खुद के हितों पे ख्याल रखता है, ठीक है। तो इंडिया का अपना स्टैंड होता है, वर्ल्ड वाइड हो चाहे इंडिया में हो। इतिहास की भूल सुधारते हुए हमें अब जो है सहज निवेश का ऐसा परिवेश सृजित करना है जिसमें संकीर्ण सोच वाली राज्य सरकारें बाधा न बन सके, ठीक है। यानी हमेशा जो देखते हैं कि भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार की जो आपके राज्य हैं, तो उस तरह से कन्फ्लिक्ट हमेशा दोनों सरकारों, दोनों आपकी पार्टियों के बीच होती रहती है और स्टेट में भी इस तरह के आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है, ठीक है। कोई भी केंद्र की जो आपकी सेंटर की जो योजना है वो उन स्टेटों में नहीं लागू की जाती है जो आपके कांग्रेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नुकसान तो देखने को मिलेगा ही। स्मरण रहे कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। बात भी सही है कि आप एक पीएम मोदी को ना देखें, कोई पार्टी को ना देखें, आप अपने रीजन के डेवलपमेंट को देखें, इंडिया के डेवलपमेंट को देखें, तो ये इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात है। लेकिन ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता। इन हितों के लिए यदि संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता भी पड़े तो किया जाना चाहिए। यह ना भूला जाए कि विदेशी निवेश की बदौलत ही आज जो है वो चीन $17 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था व्यवस्था जो है बन गया है, ठीक है। और हम अभी भी $4 ट्रिलियन की पड़ाव को भी पार करने की प्रतीक्षा में है कि हमारा $4 ट्रिलियन बढ़ेगा। यानी मतलब 4 गुना से भी ज़्यादा जो है चाइना का जो है जीडीपी यानी अर्थव्यवस्था बढ़ चुका है। अच्छी बात है कि अमेरिका भी जो है वो भारत की अर्थव्यवस्थाओं
अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा को समझ रहा है कि क्या मतलब इंडिया की जो नीड है। इसलिए मोदी की यात्रा के दौरान भारत में निवेश के अतिरिक्त अमेरिका ने रक्षा और तकनीकी हस्तांतरण के समझौते भी किए हैं। जैसा GE 414 जो है, GE 414 इंजनों के निर्माण की राह आसान होने से क्या हुआ है कि अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास में बड़ी जो है मदद मिलेगी। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, आपका कहा जा रहा है कि इससे क्या होगा कि हमारी जो वायुसेना की क्षमता जो है वो क्या हो रही है, तो आपकी क्षमता बढ़ती जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि यही इंजन जो अमेरिकी सेना के F-18 लड़ाकू विमानों में भी उपयोग किया जाएगा। और यही क्या इंजन क्या होगा, तो आपका जो अमेरिकी सेना की F-18 लड़ाकू विमानों में भी उपयोग जो किया जाता है, तो वही आपकी हमारी एयरफोर्स भी करेगी। ठीक है, आर्थिक परिदृश्य से इतर जो है सामरिक सोचों की बात करें तो पश्चिम एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका के हितों की समानता दृष्टिगोचर है। क्योंकि आपको अगर चाइना को आपको अगर रोकना है तो आपको भारत का सहारा अमेरिका को लेना ही पड़ेगा। और इंडिया के पास भी उतना चीज़ें पावर नहीं है कि वो चाइना को अकेले काउंटर कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमारी बड़ी चिंताएं उत्तरी हिमालय सीमाएं हैं। ठीक है, इस लिहाज से चीन को एक हाथ की दूरी पर रोकना और पाकिस्तानी समस्या का स्थायी समाधान भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, हमें हरियाली क्षेत्र में अमेरिका के सक्रिय सहयोग से भारतीय सीमाओं के लिए एक संयुक्त रक्षा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। ठीक है, यह व्यवस्था जो है चीन और पाकिस्तान की संयुक्त रणनीति की को निरर्थक बना देगी। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि भारत अमेरिका के करीब आने से क्या होगा कि एक बड़ी रणनीति आर्थिक साझेदारी आपका आकार ले रही है। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है, तो पश्चिम एशिया से लेकर के हिंद प्रशांत क्षेत्र तक क्या है कि दोनों देशों को एक दूसरे की आवश्यकता है। यानी पश्चिम एशिया से लेकर के हिंद प्रशांत क्षेत्रों तक दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत भी है। मोदी के नेतृत्व में बढ़ रही दोनों देशों की निकटता से जो है वामपंथियों और भारत विरोधी शक्तियों को भले ही परेशानी महसूस हो रही है, लेकिन अतीत की हिचक तोड़ करके हमारे साझा आर्थिक रणनीतिक हितों की दिशा में यह एक ऐसा सशक्त अभियान का प्रारंभ है जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। यानी ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अलग तरह के आपको कंक्लूजन देखना को मिलेगा। ठीक है, और देखिए राइटर क्या है, तो ये पूर्व सेना और पूर्व प्रशासक रह चुके हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए कुछ पॉइंट है, चलिए यहाँ पे एक देख लेते हैं। और भी बहुत आज अच्छा डिटेरियल निकल रहा है यहाँ पे तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। हम लोग कल वाले न्यूज़ में भी उसको ले लेंगे। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा तो आगे पीछे करके मैं ज़रूर उसको कवर अप करूँगी। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो होगा इम्पोर्टेंस रखिएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे जो भी इंटरनल सिक्योरिटी के से रिलेटेड है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको वी कवर। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग कवर अप कर लेते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर के ईसाईकरण का दुष्परिणाम क्या हो रहा है। तो देखिए पूर्वोत्तर में बहुत सारे लोग जो है वो ईसाई बनते जा रहे हैं, कुछ लालच दिया जा रहा है ईसाइयों के द्वारा। तो देखिए क्या रीज़न है, चलिए उसको देखते हैं। मणिपुर में 2 महीने से चल रही हिंसा धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक है, गत दिनों पहले कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक के स्कूल फिर से खुल गए हैं। हालांकि इंटरनेट सेवाओं पे रोक अभी भी जारी है। ठीक है, यहाँ पे रोक लगा दिया गया है। माना जा रहा है कि राज्य में पूरी तरह से शांति और सार्वजनिक व्यवस्था के सुचारू होने से थोड़ा और वक्त लगेगा। मणिपुर के जो आपके मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य में इस हिंसा और अराजकता के पीछे विदेशी ताकतों के हाथ होने की बात कही गई है। ठीक है, यानी मणिपुर में जो आपको अशांति फैली उसके पीछे क्या कारण है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसे समझने के लिए हमें उत्तर में ईसाई बहुल नागालैंड, दक्षिण में ईसाई बहुल मिजोरम हो गया। उसके अलावा जो पश्चिम में आसाम के डिमो हासो जिले से सट्टे जो आपके ईसाई बहुल मेघालय से आपका क्या है, तो आपका बहुल मेघालय से घिरे मणिपुर को पूर्णता में जानने की आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के राज्यों को जानना इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे जो आपका जो ईसाई जो धर्म है वो किस तरह से फैलता जा रहा है और क्या रीज़न है हिंसा में। चलिए इसको देख लेते हैं जो भी डिटेल है। डिमा हसो जो जिला है आसाम का, कचारी जनजाति को छोड़ दे तो नगा कुकी और हमर जनजाति का ईसाईकरण पूरा हो चुका है। यानी कहने का मतलब ये नागा कुकी थे, हमर जनजाति जो थे अब वो क्या बन चुके हैं, तो आपका ईसाई बन
चुके हैं, यानी क्रिश्चियन बन चुके हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्य जो हैं आपके सिक्किम हो गया, अरुणाचल, नागालैंड, पूर्वोत्तर मणिपुर हो गए, उसके अलावा मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम में से लेकर के नागालैंड में 86.47%। उसके अलावा नागालैंड में क्या है तो आपका लेकर के 86.47, मिजोरम में 94.43, उसके अलावा जो मेघालय में 86.14 उस प्रतिशत जनजाति आदिवासी हैं। ठीक है, यानी काफ़ी आदिवासी यहाँ पे, या फिर जो जनजाति है या फिर आदिवासी जिसको आप बोलते हैं, जनजाति बहुल ये तीनों प्रदेश अब ईसाई बहुल हो चुके हैं, यानी सबने अपना धर्म को कन्वर्ट कर लिया क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, क्रिश्चियन वो बन चुके हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो 1951 में क्या हो रहा है कि नागालैंड और 1971 में मेघालय ईसाई बहुल नहीं थे, ये क्रिश्चियन जो कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन अभी हो चुके हैं। टोटल मणिपुर में 40.87% आबादी जनजाति है। ठीक है, मणिपुर में, और यहाँ की जो ईसाई की संख्या कितनी है तो आपका 41.28% है। अरुणाचल में अगर बात किया जाए तो आपके जनजाति कितने हैं तो 68.78% आबादी जनजाति है, और उसमें से क्या है तो आपका यहाँ ईसाई की संख्या जो 30.26% है। ठीक है, अगर अब 2011 की अगर जनगणना को देखें तो मणिपुर में बोला जा रहा है क्या कि 9 में से 5 जिले जो है ईसाई बहुल और 4 जिले हिंदू बहुल थे, ये पहले की बात की जा रही है। ठीक है, राज्य की कुल जो है वो 28,55,794 जनसंख्या में से ईसाई की आबादी कितनी थी तो आपका 11,79,043 जो है वो आपके ईसाई थे। ठीक है ना, कहाँ पे तो आपके इन क्षेत्रों में बात किया जा रहा है। ठीक है, मणिपुर में। उसके अलावा देखिए इस ईसाई बोला जा रहा है कि इस ईसाई जनसंख्या में जनजाति की आबादी 11 लाख जो है आपका 67,422 थी, यानी राज्य की कुल ईसाई जनसंख्या 96.46% जनजाति समाज के लोग थे। ठीक है, यानी ईसाई जो थे वो जनजाति समाज के लोग थे। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आपके इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि मणिपुर के पूरे विवाद को समझने के लिए असम का अध्ययन आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर असम का स्टडी करेंगे तो आप समझ पाएंगे। असम में क्या होता है, जब 2011 का जनगणना किया जाता है, असम में जनजाति और ईसाइयों की कुल संख्या, यानी अगर बात किया जाए जनजाति कितने थे तो 38,84,371, और आपके ईसाई कितने तो 11,65,867 थी। ठीक है, ईसाई की कुल आबादी में जो है वो देखिए, ईसाइयों की कुल आबादी में ईसाई बने जनजाति बंधुओं की संख्या मात्र कितनी थी तो आपका 4,95,379 थी। ठीक है, यानी राज्य में गैर जनजाति जो जनजाति बंधुओं से ज़्यादा संख्या में ईसाई बने। ठीक है, क्या होता है कि आपका जो है यानी राज्य में गैर जनजाति बंधुओं से ज़्यादा जो है संख्या में ईसाई बने। उसके बाद क्या होता है कि सवाल है कि गैर जनजाति और आपके जो आदिवासी असम में ईसाई बन सकते हैं तो मणिपुर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर असम में हो रहा है तो मणिपुर में क्यों नहीं हो रहा है। जाहिर है कि पूर्वोत्तर में ईसाइयों की तेज़ रफ्तार को मणिपुर में अगर कोई रोक रहा है तो वह है वहाँ की मैती समाज नहीं चाहते कि हम ईसाई बने। ठीक है, मैती समाज जो है वो क्या है कि कारण जो है इस प्रांत का नाम मणिपुर पड़ा है। ठीक है, 1961 में क्या होता है कि जनगणना में राज्य में मैती अपना मातृत्व भाषा लिखवाने वाले की संख्या कितनी थी तो आपकी 64.46% मातृभाषा लिखने वाली थी। ठीक है, यानी मैती समुदाय जो है वो नहीं बनना चाहती ईसाई। लेकिन 2011 में क्या होता है कि घटकर 53.29% रह जाती है। ठीक है, यानी कम हो जाता है। ठीक है, जो 1961 में था वो 2011 में नहीं देखा गया, यानी कम हुआ। ठीक है, जिस प्रकार असम में असमिया भाषा अल्पमत में रह गई है उसी प्रकार मणिपुर में मैती भाषा लोगों के अल्पमत में जाने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यानी ये खत्म होने के कगार पे ऐसा उन लोगों का बोलना है। ठीक है, 1961 में क्या है तो आपका कहा जा रहा है कि असम में जो है 62.35% लोगों ने असमिया को अपनी मातृभाषा लिखवाया। ठीक है, असमिया को जो है 65.62 लिखा है, लेकिन अगर आप 2011 का आंकड़ा देखेंगे तो 46.81 असमिया लैंग्वेज बोलने वाले, यानी कम होता गया जब बात का आपका जनगणना कराया गया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्ष 1961 में मणिपुर के कुल जनसंख्या में 31.92% जनजाति आदिवासी थे मणिपुर में, और बाद में क्या हो गया तो 2011 में बढ़कर कितना हो गया तो 40.87 हो जाते हैं। उसके अलावा विगत 5 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर जनजातियों की जनसंख्या वृद्धि जो है वो 249.89% तो मणिपुर में, और आपका मणिपुर में
368 आपका 75% रही है, ठीक है। यानी राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो आपका कितना है, तो 249.89%, और मणिपुर में तो कितना, तो आपका 368.75%, यानी काफ़ी ज़्यादा रहा है मणिपुर में, ठीक है। अगर वर्ष 1961 की जनगणना में मणिपुर में 28 प्रकार की जनजाति का उल्लेख है 1961 में, और 2011 में जो देखा गया तो 33 प्रकार यानी बढ़ जाती है जनजाति का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए पुमाई नागा का उल्लेख वर्ष जो है 1961 में हुई थी, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि पर 2011 में इसका उल्लेख है कि उनकी आबादी 1,27,381 है, ठीक है। वर्ष 1961 की जनगणना में सुहते तराव खरम जनजाति का भी उल्लेख नहीं था, ठीक है। यानी जो आपका अगर देखा जाए तो ये जो है आपका 2011 में जो है वो 1,27,381 है, और 1961 में जनसंख्या में सुहते मतलब ये सुहते तराव खरम जनजाति का उल्लेख नहीं था, लेकिन 2011 में जो है इनका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि यहाँ ये कहाँ से आए, साफ है मणिपुर में आसपास के राज्यों से ईसाई बन गए जनजाति बंधुओं को एक योजना के तहत भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये योजना के तहत जो है वो आपके आ रहे हैं। वास्तव में पूर्वोत्तर के राज्यों में सक्रिय सशस्त्र अलगाववादी समूह पहले से ही भारत के एक और विभाजन की योजना बनाकर काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी उधर भी भारत के विभाजित करने का एक योजना चल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ख़राब बात है। उनका कहना है कि अगर मुस्लिम बहुल इलाके भारत में कट जा सकते हैं तो ईसाई बहुल क्यों नहीं, ठीक है। इसी के चलते आवागमन की कठिनाई और औद्योगिकरण के अभाव में वहाँ अलगाववाद की हिंसक राजनीति फलती फूलती रही है, ठीक है। यानी ये लोग चाह रहे हैं कि हम क्रिश्चियन प्रांत अलग बना रहे। रही सही कसर एक पूर्व प्रधानमंत्री के बयान ने पूरी कर दी कि पूर्वोत्तर का शासन ईसाइयत के सिद्धांत पर आधारित होगा। यानी कहने का कि पूर्वोत्तर में क्या किसका शासन चलेगा, तो क्रिश्चियनिटी का शासन चलेगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि अलगाववादियों का दुस्साह बढ़ गया और आपका भारतीय राष्ट्रभाव को समर्पित लोग पूर्वोत्तर में सेवा कार्य भी नहीं कर रहे, ठीक है। यानी सेवा कार्य जो कर रहे हैं वो राष्ट्रभाव के से नहीं कर रहे, ये वो चाह रहे हैं कि अलग हो जाए, ठीक है। इसके लिए क्या उनके प्रवेश को रोकने की साजिश रची गई है, ठीक है। इसके लिए उनको क्या किया गया है कि मतलब साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है, बताया जा रहा है रिपोर्ट में। यहाँ तक कि वनवासी कल्याण आश्रम और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों की हत्या तक कर दी गई है। यानी जो आपके सामाजिक तत्व है उनके द्वारा इस तरह का हरकत किया गया। जाहिर है कि हमें पूर्वोत्तर को प्राथमिकता देनी होगी। क्या होगा कि इसके लिए केंद्र सरकार ने अलग से एक मंत्रालय बनाया है, ठीक है, और जिससे वहाँ के राजनीतिक माहौल में परिवर्तन आया और भाजपा ने अपने बल पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में सरकारें बनाई। इसके बावजूद क्या होता है कि मणिपुर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसके बावजूद भी मणिपुर पे नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए कि जनजाति बंधुओं के भी सक्रिय देश विरोधी ताकतें जो है षड्यंत्र रच रही है। वो मतलब हमेशा परेशान करते रहते हैं, मतलब शांति बहाल ना वो हमारा पूर्वोत्तर राज्यों में। वे कुकी मैती संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, यानी दोनों जनजातियों को लड़ाया जा रहा है। इसे रोकने के लिए सेना और स्थायी प्रशासन की साझेदारी समझदारी से काम लेना होगा, ठीक है। यानी सेना और स्थानीय प्रशासन दोनों को मतलब आपको दिमाग चलाना होगा कि किस तरह से हिंसा को रोका जाए। 3 दशक पूर्व संयुक्त राष्ट्र की इंडिजीनियस काउंसिल में भारत का एक प्रतिनिधित्व मंडल भेजा गया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की इंडिजीनियस काउंसिल में उसने अपने मांग में जनजातीय राष्ट्रीयता का उल्लेख किया था और पूर्वोत्तर के जनजाति बहुल प्रांत और क्षेत्र को काटकर एक अलग देश का सपना संजो इन तत्वों को असफल करना होगा, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हैं। और देखिए ये जो आपके लेखक है जो बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं लेखक कौन है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। इनका मैंने पहले भी आपका एडिटोरियल पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो है हरेंद्र प्रताप जी हैं, तो ये काफ़ी जो है विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं, अच्छा है, ठीक है। तो आपके जो भी पॉइंट है तो इसको हम लोग अगले और भी जो बचा होगा तो देख लेंगे। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।